नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज का हमारा सेट है सेट नंबर 36 और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग टीजीटी के लिए कर रहे हैं, पीजीटी के लिए कर रहे हैं, नेट के लिए कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए कर रहे हैं और इनके साथ साथ एमपीपीएससी और जो बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कर रहे हैं, एलटी के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस क्वेश्चंस लिए गए हैं और लेवल को हमने बैलेंस करने की कोशिश भी की हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन सेट में भी आज कुल 15 क्वेश्चंस हैं और जिसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से लिया हुआ है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को। पहला क्वेश्चन, उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। प्रविधि से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, कर्मनिष्ठ विज्ञान, सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा। पहला कह रहा है कि प्रविधि से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, अगला कह रहा है कर्मनिष्ठ विज्ञान और अगला है सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा। बताइए भाई क्या होगा। देखिए, आंसर निकालने से पहले आप थोड़ा सा समझिएगा कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद क्या है। हम आप जानते हैं कि जो व्यवहारवाद आया था, व्यवहारवाद का जो सबसे पहले बौद्धिक विचार या दिया था, या कह सकते हैं कि बौद्धिक जन्मदाता किसके व्यवहारवाद को, वो हम किसको मानते हैं, चार्ल्स ई मेरियम को मानते हैं। चार्ल्स ई मेरियम को मानते हैं बौद्धिक विचार यानी बौद्धिक जन्मदाता के तौर पर। लेकिन वास्तविक जनक के तौर पर देखा जाए तो व्यवहारवाद के वास्तविक जनक जो है वो डेविड ईस्टन साहब को माना जाता है। किसको? डेविड ईस्टन साहब को। 1950 के दशक में डेविड ईस्टन साहब ने व्यवहारवाद की जो है जबरदस्त वकालत की थी। लेकिन 1960 का दशक जाते जाते यानी 1969 में एक सम्मेलन था या एक समिट थी अमेरिका में, अमेरिकी विश्वविद्यालय में ही कह सकते हैं आप इसको। और उस समिट में, उस सम्मेलन में जो इन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिया था अपना, चूंकि उसके अध्यक्ष भी थे ये, और उस का नाम था पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एक था जो कि पॉलिटिकल साइंस के उस पर ही हो रहा था। ठीक है, तो उसमें अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन हो रहा था। उसके अध्यक्षीय भाषण में ही इन्होंने व्यवहारवाद की जबरदस्त आलोचना भी की थी और वकालत करना शुरू किया था उत्तर व्यवहारवाद की। ठीक है, अब व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में बेसिक डिफरेंस क्या था? दरअसल व्यवहारवाद जो है वो परंपरागत विचारधारा के विरोध में था, यानी परंपरागत रूढ़ियों के विरोध में था व्यवहारवाद। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद भी उसी को और आगे बढ़ाने की बात करता है। यानी उत्तर व्यवहारवाद जो है यह कहता है कि जो सामयिक परिवर्तन हो, उन परिवर्तन का क्या करना चाहिए, हमको उन परिवर्तन के साथ हमें समायोजित करना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वह व्यवहारवाद की आलोचना तो करता है लेकिन परंपरावाद को स्थापित भी नहीं करने देता, यानी परंपरावाद का समर्थन भी नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके अगर आधार पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी ये क्या कहता है? सामाजिक रूढ़िवादिता यानी परंपरावादिता की विचारधारा का समर्थन नहीं करता है। आंसर क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। क्या नहीं है लक्षण भाई? सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा। ठीक है, यह परंपरावाद का विरोध करता था चूंकि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। व्यवहारवाद के लिए खतरे के रूप में, अगला व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में, अगला परंपरावादी दृष्टिकोण की समालोचना के रूप में, अगला संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। कह रहा है कि सर्वोत्तम व्याख्या। ध्यान समझिए, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा रहेगा और थोड़ी सी बहुत माइनर मिस्टेक है जिसकी वजह से पूरा आंसर बदल जाएगा इसका।
कह रहा है सर्वोत्तम व्याख्या, सिर्फ व्याख्या नहीं, अगर व्याख्या होगी केवल तो ये सभी सही है पॉइंट ऊपर के, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे, क्योंकि यह परंपरागत या व्यवहारवाद की खतरा तो था ही, क्योंकि व्यवहारवाद की आलोचना करके ही उत्तर व्यवहारवाद आया था। व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में तो ये कह सकते हैं कि व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में तो ये आया ही था, ठीक है, क्योंकि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवादी शोध को ही आगे बढ़ाने के लिए कि हमें जो है समय के अनुसार परिवर्तन करने के लिए तैयार होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि परंपरावादी दृष्टिकोण की समालोचना के रूप में, बिल्कुल उत्तर व्यवहारवाद या व्यवहारवाद दोनों ही परंपरागत जो शोध थे या परंपरावादी जो विचारधारा थी उनका विरोध करके उनका विरोध ही करता था उत्तर व्यवहारवाद। लेकिन अगर हम सर्वोत्तम व्याख्या की बात करेंगे तो यहां आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई डी? डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि कह रहा है संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण। इस संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण क्या होता है? इसको आप कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या कहता है? दरअसल यह जो संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण होता है, दरअसल यह दो चीजों की बात करता है, ठीक है। यह जो संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण होता है यह कहता है कि दरअसल जो परंपरागत व्यवस्थाएं होती हैं, परंपरागत व्यवस्था चाहे वह संरचनात्मक व्यवस्था हो और चाहे उसकी क्रियाविधि ही क्यों ना हो, दोनों में समयानुसार परिवर्तन होना चाहिए। क्या कहता है उत्तर व्यवहारवाद? व्यवहारवाद खुद ही इसी की बात करता है, लेकिन व्यवहारवाद जो है भी परंपरावाद की तरह एक जगह टिक जाता है और उसी टिकने के विरोध में ही डेविड स्टन ने 1969 में उत्तर व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट लाया था। उस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य ही यही था कि रुकना नहीं है, चलना है। कैसे चलना है? हमें जो है संरचनात्मक आधार पर भी चलना है, यानी हमें व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करना है और व्यवस्थाओं के कार्य करने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन करना है, ठीक है। तो उसके आधार पर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के दृष्टिकोण को की सर्वोत्तम व्याख्या माना जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? कौन सा एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से, अब व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी में कंफ्यूज ना होइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? ज्ञान अपने आप में साध्य है। अगला कह रहा है ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास। अगला कह रहा है निर्णयन प्रक्रिया की बजाय निर्णय की विषय वस्तु तत्व के विश्लेषण पर बल। और अगला है मुख्य सरोकार शुद्ध ज्ञान या सिद्धांत से है। दरअसल अगर आप इसको ऐसे पढ़ें कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है, अगर व्यवहारवादी दृष्टिकोण संबंधित है की बात करेंगे तो ये तीनों ही व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित हैं। या ज्ञान अपने आप में साध्य है, ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास, और निर्णयन प्रक्रिया की बजाय ये नहीं होगा, ये नहीं होगा इसमें, ये बल्कि ये वाला पोर्शन, ठीक है। मुख्य सरोकार शुद्ध ज्ञान या सिद्धांत से है। तो इसमें ए, बी और सी इन तीनों का संबंध किससे है? व्यवहारवाद से है, ठीक है ना। तीनों का संबंध जो है किससे है? व्यवहारवाद से है। लेकिन अगर व्यवहारवाद से कोई संबंधित नहीं है तो फिर ये आ जाएगा, यानी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्या कि व्यवहारवाद निर्णयन प्रक्रिया की बजाय निर्णयन की विषय वस्तु के विश्लेषण पर बल देता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह जो बात है बेसिकली यह बात कौन कहता है? उत्तर व्यवहारवाद कहता है। यह बात कौन कहता है? उत्तर व्यवहारवाद कहता है, ठीक है। वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद जो है वो निर्णय की विषय वस्तु के विश्लेषण पर, ठीक है, निर्णय की विषय वस्तु के विश्लेषण पर बल देता है, निर्णय की प्रक्रिया पर नहीं। यानी हमें मुख्य रूप से साध्य पर ध्यान देना चाहिए, साधन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा भैया सी, ठीक है। थोड़ा सा पूरी व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि ये ए, बी और डी ये तीनों ही व्यवहारवाद के लक्षण हैं।
लेकिन अगर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है तो ये सी नहीं है, और इसके अलावा कौन नहीं है, सी नहीं है। इसके अलावा जो ये कहता है, ये सी है, ये वास्तव में किसका लक्षण है, तो सी लक्षण किसका है, उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की, हरोल्ड लॉस्की ने, लॉसवेल ने, चार्ल्स बेल ने, डेविड ईस्टन ने। तो अभी हमने आपको बताया था कि उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन, ध्यान दीजिएगा, व्यवहारवाद के भी जनक के तौर पर डेविड ईस्टन, उत्तर व्यवहारवाद के जनक के तौर पर भी डेविड ईस्टन, और लेकिन व्यवहारवाद के बौद्धिक जनक के रूप में कौन माने जाएंगे, चार्ल्स ई मेरियम माने जाएंगे। ठीक है, तो ये उत्तर व्यवहारवाद की जो सबसे बेहतर व्याख्या करने का श्रेय भी जाता है, किसको जाता है, डेविड ईस्टन साहब को जाता है। यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर व्यवहारवाद बल देता है, उत्तर व्यवहारवाद बल देता है किस पर, उपादेयता पर, कृत्य पर, ए और बी दोनों पर, उपर्युक्त में से किसी पर नहीं, उपर्युक्त में से किसी पर नहीं। दरअसल इसका उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता पर भी बल देता है और कृत्य पर भी बल देता है। इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। अब ये उपादेयता क्या है और कार्य क्या है। दरअसल उपादेयता से मतलब होता है हमारा प्रासंगिकता पर। ठीक है, दो शब्द है यहां पर, एक है उपादेयता, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेलेवेंस, और दूसरा है कृत्य यानी कार्य या क्रिया कह सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इसको फंक्शन। ठीक है, जो हमारा उत्तर व्यवहारवाद है वास्तव में वो रेलेवेंस की बात करता है और फंक्शन की बात करता है। मतलब कार्य वह करिए जो प्रासंगिक है और क्रिया ऐसी होनी चाहिए जो कार्य से संबंधित हो, क्रिया ऐसी होनी चाहिए जो कार्य से संबंधित हो। जब इन दोनों में सह संबंध रहेगा तो वास्तविक व्यवहारवाद आपको किसी भी कार्य में प्रतीत होगा। और राजनीति शास्त्र में उत्तर व्यवहारवाद का ही एप्लीकेशन हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, या आप कह सकते हैं कि राजनीति को उन्नत बनाता है। अगर हम रुक गए, हमने परंपरावाद के विरोध में व्यवहारवाद लाया और व्यवहारवाद की आलोचना करके, या व्यवहारवाद चूंकि रुक जा रहा था, टिक जा रहा था, इसलिए उसको हमने आगे बढ़ाया और उत्तर व्यवहारवाद पे आए। लेकिन अगर उत्तर व्यवहारवाद में भी हम रिलेवेंस और फंक्शन यानी उपादेयता और क्रिया पर नहीं ध्यान देंगे तो फिर उत्तर व्यवहारवाद का वास्तविक अर्थ ही क्या हो गया, खत्म हो गया, जिसके लिए वो लाया गया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। राजनीतिक नहीं बल्कि आप इसको ऐसे पढ़िए, राजनीति। किसने कहा है, इनमें से किसने कहा है राजनीति समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से किसने कहा राजनीति समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ए आर बाल, डेविड ईस्टन, गैब्रियल आमंड, लिपसेट। बताइए भाई किसने कहा इस बात को। दरअसल इस बात को भी डेविड ईस्टन साहब ने ही कहा था। ठीक है, डेविड ईस्टन साहब ने ही कहा था। आंसर होगा इसका बी। क्या कहा था, 1908 में अमेरिका में व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, लेकिन जिसमें ईस्टन एक मुख्य व्यवहारवादी विचारक है। ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से 1950 के दशक में अपने विचारों की व्याख्या की और इन्होंने यह बताने की कोशिश किया, क्या बताने की कोशिश किया कि मूल्यों का संपूर्ण समाज के लिए आवंटन होना चाहिए, मूल्यों का पूरे समाज के लिए आवंटन होना चाहिए। यदि यह आवंटन केवल एक विशेष वर्ग के लिए होता है, अगर मूल्यों का आधिकारिक आवंटन ना होकर के
या व्यवहारिक या सबके लिए आवंटन ना होकर के केवल एक समाज के लिए होता है या केवल एक वर्ग के लिए होता है तो समाज में अशांति फैल जाएगी, समाज में एनार्की यानी अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे सिद्धांत चाहिए जो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कर सकें, और मूल्यों का यह आधिकारिक आवंटन ही बाद में व्यवहारवाद कहलाया। यानी अगर आप इसको थोड़ा और सरलीकरण करना चाहें तो आप यह कह सकते हैं कि वास्तव में राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। अब ये सत्तात्मक वितरण से क्या मतलब क्या होता है कि दरअसल राजनीति विज्ञान भी भागीदारिता मांगता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान भागीदारी, देखिए लोकतंत्र स्वयं में भागीदारिता मांगता है, लेकिन अगर राजनीति में लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो केवल मतदान व्यवहार ही राजनीतिक भागीदारी का वास्तविक लक्ष्य नहीं होता है। राजनीति में भागीदारी भी यानी सत्ता में भागीदारी भी क्या होती है? मूल्यों का आधिकारिक आवंटन होती है। किस मूल्यों का? राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, यह कथन किसका है? एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, यह कथन किसका है? बेंथम के सुखवाद से, जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से, अगला अधिकतम हित के उपयोगितावादी दर्शन से, और अगला है अधिकतम लोगों की गणतंत्रवादी संख्या से। ये कई बार स्टेटमेंट पूछा गया है, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है। किसने कहा था भाई? दरअसल संबंध इनका बेंथम से भी है और संबंध इनका जे.एस. मिल से भी है, लेकिन ये जो सेंटेंस यूज किया गया था ये जे.एस. मिल के द्वारा यूज किया गया था। ठीक है, जे.एस. मिल के द्वारा यूज किया गया था। क्या कहता है जे.एस. मिल इस बारे में? अब थोड़ा इससे पहले बेंथम को जान लीजिए। बेंथम क्या कहता है? बेंथम ये कहता है कि दरअसल उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हमें राज्य का काम क्या है? राज्य का कार्य यह है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है, अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। जबकि अगर हम मिल को देखें तो मिल अधिकतम लोगों के कल्याण की बात नहीं करता है, बल्कि वह गुणात्मक कल्याण की बात करता है। यानी वह सबके लिए बराबर कल्याण की बात नहीं करता। उसका मानना था कि जो योग्य लोग हैं, संपत्तिशाली लोग हैं, उनका अधिक कल्याण होना चाहिए क्योंकि वो राज्य में टैक्स के रूप में ज्यादा योगदान करते हैं। जबकि बेंथम क्या कहता था? बराबरी की बात करता था। बेंथम यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कविता पढ़ने में, कोई पोएट्री कर रहा है और कोई कंचा खेल रहा है। कंचा समझते होंगे आप लोग, पहले कांच की गोलियां आती थी और बच्चे उसको आपस में ऐसे ऐसे करके लड़ाते थे, कांच की गोलियां, उसको कहते थे गांव में कंचा खेलना। ठीक है, तो अगर कोई कविता पढ़ रहा है लेकिन वहीं दूसरा कोई कंचा खेल रहा है, और अगर दोनों को इसमें बराबर आनंद आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। यानी वो कहता है कि देखिए आनंद चाहिए, किसी को कविता पढ़ने से आनंद आ रहा है, किसी को कंचा खेलने से आनंद आ रहा है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दोनों में बराबर आनंद आता है, कंचा खेलने में भी और कविता पढ़ने दोनों में क्या होता है? बराबर आनंद आता है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मिल कहता है कि दरअसल ये तो वही बात है कि सुअर मैला खाने से संतुष्ट है, जबकि सुकरात हमेशा अच्छे की बात करता है। यानी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से भोजन करके संतुष्ट है, लेकिन कोई व्यक्ति अच्छे भोजन से ही संतुष्ट होता है। तो वह कहता है कि वास्तव में क्या होना चाहिए? वह कहता है कि तत्कालीन परिणाम के साथ साथ उसका दीर्घकालीन गुणात्मक महत्व भी होना चाहिए।
यानी हमें दोनों में बराबरी नहीं देखनी चाहिए बल्कि असमानता के रूप में देखना चाहिए। यानी एक वस्तु कम आनंददायक हो सकती है तो वहीं दूसरी वस्तु अधिक आनंददायक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि समानता नहीं हो सकती है। बेंथम कहता है समानता की बात, मिल कहता है असमानता की बात। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? हेगेल, ग्रीन, बोसांके, बेंथम। आदर्शवादी विचारक नहीं है, ध्यान देना है यहां पर, आदर्शवादी विचारक नहीं है। निम्न में से कौन आदर्श विचारक नहीं है? तो कौन नहीं है भाई इनमें? आदर्शवादी विचारक अभी इससे पहले मैंने समझाया है, तो उसमें उत्तर आपको मिल भी गएगा। ठीक है, बेंथम दरअसल इसमें नहीं आएगा। बेंथम जो है ये अभी इस क्वेश्चन से पहले मैंने बताया आपको, ये उपयोगितावादी है। ये क्या है? उपयोगितावादी विचारक है। जबकि ऊपर के तीन हेगेल, ग्रीन और बोसांके तीनों ही क्या हैं? आदर्शवादी आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है? व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। ठीक है, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। मैकियावेली, बोंदा, हॉब्स और लॉक। क्वेश्चन पहले मैं सेट में करा चुका हूं लेकिन किसी और सेंस में कराया है। डायरेक्ट आंसर है इसका मैकियावेली। क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा आंसर, मैकियावेली। दरअसल मैकियावेली जो है ने अपनी जो एक पॉपुलर बुक थी, क्या नाम था उसका? प्रिंस। ठीक है, अपनी पॉपुलर बुक किसमें? प्रिंस में यह लिखता है, प्रिंस के कार्य को बताते हुए यह कहता है कि दरअसल राजा को जनता से या नागरिकों से संपत्ति नहीं छीनने का प्रयास करना चाहिए। संपत्ति छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यानी वो संपत्ति छीनने का विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? वह यह कहता है कि दरअसल अगर नागरिकों से आप उनकी संपत्ति को किसी भी आधार पर छीनेंगे तो वे नाराज अवश्य होंगे। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अगर उसकी संपत्ति का नुकसान किया गया, उसकी संपत्ति ले ली गई है, किसी भी प्रकार से संपत्ति का उसके नुकसान हुआ है तो वह उसको बहुत दिनों तक भूल नहीं पाता है। ये साफ, जैसे हमारे यहाँ देखिए कि भाई किसी के श्राद्ध हुआ, किसी की 13वीं हो गई तो उसके साथ साथ पिता के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, धीरे धीरे क्या होती हैं, यादें होती हैं, भूलती जाती हैं। लेकिन अगर आपकी संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उनके मृत्यु के कई सालों बाद तक आप बताते रहेंगे दूसरे आदमी को, क्या अरे भैया उन्होंने हमारी संपत्ति खराब कर दी थी, उन्होंने हमारी संपत्ति बेच दी थी, या फलां ने हमारी संपत्ति क्या की थी, छीन ली थी, या फलां ने संपत्ति पर हमारी कब्जा कर लिया था, यह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन। राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, बर्नार्ड बोसांके, नॉर्मन एंजल। ठीक है, कह रहा है राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा। यहां पर उदारवादी अवधारणा को ध्यान में रखना है आपका कि का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है। ठीक है, किसकी रचना पाया जाता है भाई? जॉन लॉक की? नहीं। कार्ल मार्क्स? बिल्कुल नहीं। बर्नार्ड बोसांके, आंसर होगा इसमें सी, बर्नार्ड बोसांके। और नॉर्मन एंजल भी नहीं होंगे। क्या कहता है इसमें? दरअसल ये जो है बात जॉन लॉक, बोसांके, आंसर इसमें सी नहीं होगा बल्कि आंसर इसमें ए होगा, जॉन लॉक। जॉन लॉक इसमें आंसर होगा। आप जानते हैं जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है और उदारवाद
पर जो जॉन लॉक का योगदान था उसके बारे में एक थिंकर हैं, उनका नाम है एम सेलिगर। एम सेलिगर, सेलिगर साहब लिखते हैं एक किताब, उसका नाम ही है द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक। द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक। ठीक है, और इस किताब में, किताब किसकी थी? ये सेलिगर की किताब थी। किसकी बुक थी? सेलिगर की ये किताब थी, द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक। इस बुक में ये लिखते हैं कि लॉक ऐसा पहला राजनीतिक दार्शनिक था, लॉक ऐसा पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को चिंतन की विस्तृत और प्रभावशाली पद्धति के रूप में विकसित किया, ठीक है, या प्रस्तुत किया। लॉक ने, आप जानते हैं, इसकी एक बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। लॉक की टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में इन्होंने उदारवादी विचारधारा का एक विस्तृत प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो चूंकि लॉक उदारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए सर्वोत्तम प्रतिपादन भी किसके नाम आएगा? जॉन लॉक के नाम ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वक्तव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वक्तव्य है? एक कल्याणकारी राज्य का समाजवादी राज्य होना आवश्यक है। अगला कह रहा है एक पूंजीवाद राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। सी कह रहा है एक समाजवादी राज्य एक उदारवादी राज्य हो सकता है। फिर डी कह रहा है कि एक उदारवादी राज्य को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। कौन सा एक सही वक्तव्य है? कल्याणकारी राज्य का समाजवादी राज्य होना आवश्यक है, जरूरी नहीं है। कल्याणकारी राज्य कोई और भी हो सकता है, वो पूंजीवादी भी हो सकता है। ठीक है, समाजवादी राज्य ही कल्याणकारी राज्य होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर कह रहा है कि एक पूंजीवाद राज्य, एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अमेरिका क्या है? एक पूंजीवादी राज्य है। अमेरिका क्या है? एक पूंजीवादी राज्य है, लेकिन वह भी कल्याण की अवधारणा रखता है, विभिन्न माध्यमों से कल्याण करता है, खुद की जनता के कल्याण के लिए भी वो कार्य करता है और विश्व के लोगों के कल्याण के लिए भी वो कार्य करता है। जैसे अभी ट्रंप सरकार ने क्या कहा कि हम WHO में जो अपना योगदान है वह हम नहीं देंगे। क्यों ऐसा कहा उसने? क्योंकि उसको लगता है कि WHO का जो मूल उद्देश्य था उस उद्देश्य से WHO भटक गया है। स्पेशली कोरोना के टाइम के लिए ट्रंप उसके ऊपर आरोप लगाता है। ठीक है, और उसने कहा कि हम जो WHO को हिस्सा, और यहां याद रखना होगा आपको कि अमेरिका WHO में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है, तो कल्याण नहीं करता क्या? पूंजीवादी देश है, स्पष्ट तौर पर पूंजीवादी देश है, लेकिन कल्याणकारी विचारधारा वह भी रखता है। ठीक है, इसमें आंसर यही हो जाएगा सीधे। और कह रहा कि एक समाजवादी राज्य एक उदारवादी राज्य हो सकता है, बिल्कुल। चाइना समाजवादी राज्य है, घोषित समाजवादी राज्य है, इसके बावजूद भी वह जो है लिबरलाइजेशन को महत्व देता है और विश्व का सबसे ज्यादा FDI जो है वो चाइना में ही जा रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है एक उदारवादी राज्य को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उदारवादी राज्य को भी उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए, समाजवादी राज्य को भी उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन अगर उदारवादी राज्य पूर्ण रूप से साधनों पर नियंत्रण रखने की बात करने लगेगा तो वह समाजवादी राज्य में परिवर्तित हो जाएगा। स्पष्ट है, इसका आंसर क्या होगा? बी ही होगा, यानी कि एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन, नौ उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे? नौ उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे? दुर्खीम, नोजिक, रॉल्स, उपर्युक्त सभी। नौ उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे? नौ उदारवाद, नियो लिबरलिज्म के प्रवर्तक कौन थे? दुर्खीम, नोजिक, रॉल्स, उपर्युक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा भाई? नोजिक। ठीक है, नोजिक हो जाएगा। कैसे? दरअसल नौ उदारवाद बात क्या करता है पहले जानिएगा। नौ उदारवाद विश्व में हस्तक्षेप की नीति को फिर से लागू करने की बात करता है। यानी वह यह मानता है कि शक्तिशाली देशों को कम शक्तिशाली देशों की आंतरिक नीतियों में
उनकी व्यवहारिक कार्यशैली में इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ वह यह मानता है कि नव उदारवाद कि जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, दरअसल वह विकास की अवधारणा को कम करता है, यानी वह विकासवादी अवधारणा में बाधक बनता है, यानी वह कल्याणकारी राज्य का विरोध करता है। कौन? नव उदारवाद। और क्या कहता है? वह यह मानता है कि दरअसल कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में ऐसे लोग जो योग्य होते हैं, कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, ठीक है, और जो इसके दम पर संपत्ति अर्जित करने का प्रयास करते हैं, सरकारें कल्याण करने के लिए क्या करती हैं कि उन पर भारी भरकम टैक्स लगा देती हैं और उस टैक्स से जो पैसा मिलता है, राशि मिलती है, उसका इस्तेमाल कम कर्मठ लोग, कम योग्य लोग के कल्याण में वो खर्च करती हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा नोजिक कहता है। ठीक है, इसलिए नोजिक विरोध करता है। किस बात का विरोध करता है नोजिक? नोजिक इस बात का विरोध करता है कि कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वह ठीक नहीं है, क्योंकि यह विकास की अवधारणा में बाधक बनता है। ठीक है, और यह विचारधारा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, कौन? नव उदारवाद की विचारधारा, वह अमेरिका और ब्रिटेन में ही पॉपुलर भी हुई। और इस विचारधारा का ही कहीं ना कहीं परिणाम कह सकते हैं कि अमेरिका, और चूंकि आप जानते हैं ब्रिटेन भी पहले पूंजीवादी देश ही था और अमेरिका तो अभी भी पूंजीवादी देश है, लेकिन कल्याण एक सच्चाई है, पूरे विश्व की सच्चाई है। इसलिए चाहे वह समाजवादी देश हो, चाहे वह पूंजीवादी देश हो, ठीक है, उदारवाद अपने स्थान पर है, लेकिन कल्याण को कोई भी देश एकदम से छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि यहां पर सिल्डन रीड की अवधारणा आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें रीड कहते हैं कि कभी भी प्रजातियां या मनुष्य या कोई व्यक्ति जो है वह बराबर नहीं होता, एक बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। परंपरागत उदारवाद किसकी बात करता है भाई? परंपरागत उदारवाद किस प्रकार के अच्छा, यहां पर एक सिद्धांत दिया गया है और वह जो है राज्य के बारे में क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। यानी यह सिद्धांत दिया गया है या कह सकते हैं कि व्यवस्था दी गई है और वह राज्य के बारे में क्या कहता है। जो परंपरागत उदारवाद है वह राज्य के बारे में क्या कहता है? परंपरागत उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, सही है, ठीक है। और उदारवादी आदर्शवाद एकदम सीधा जाएगा, क्या मानता है भाई? उदारवादी जो आदर्शवाद है वो क्या करता है? उदारवादी आदर्शवाद जो है वो राज्य को आवश्यक भलाई वाला मानता है, लेकिन परंपरागत उदारवाद जो है वो आवश्यक बुराई मानता है। इसी तरीके से हीगलवादी जो आदर्शवाद है वह नैतिकता व विविधता की अभिव्यक्ति मानता है। किसको मानता है? राज्य को मानता है। क्या मानता है? नैतिकता व विधिकता की अभिव्यक्ति मानता है। किसको? राज्य को। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो मार्क्सवाद क्या मानता है भाई? राज्य को एक उत्पीड़क संस्था मानता है। राज्य को क्या मानता है? एक उत्पीड़क संस्था मानता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ए का थर्ड किस में जा रहा है भाई? सी में भी है और बी में भी है। इसके अलावा बी का सेकंड किस में है? सी में भी है और बी में भी है। हीगलवादी आदर्शवाद नैतिकता यानी सी का 4 होना चाहिए, किस में है? इसमें है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है। नव उदारवाद क्या है? अभी हमने इसको समझाया था आपको। कह रहा है कि बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है।
यह प्रमुख तर्क तो नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार तर्क नहीं है, तर्क नहीं है। बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है, यह कहता है, यह सही है। फिर कह रहा है वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। न उदारवाद तो यह बात नहीं कहता। आगे पढ़ लीजिए, एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है, यह कहता है। निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है, यह भी सही है। यानी यह भी नव उदारवाद का लक्षण है। लेकिन इसका मतलब यह है कि नव उदारवाद का अगर प्रमुख तर्क कोई नहीं है, क्या कह रहा है यहां पर, नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बी। वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। यह कह रहा है कि व्यक्तियों और समूहों को सक्षम बनाने वाले विभिन्न प्रकार के संसाधन प्रदान करने चाहिए। यानी एक तरह से कल्याणकारी अवधारणा की बात करता है, जबकि कल्याणकारी अवधारणा में नव उदारवादी अवधारणा में कल्याणकारी अवधारणा किसी भी रूप में नहीं आती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको, क्वेश्चन उसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा तब समझ में आएगा। डिटेल में क्वेश्चन थोड़ा दिया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया। आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया, निवेदन मतलब रिक्वेस्ट किया गया। सामाजिक सुधारों के लिए, निःशुल्क चिकित्सा सहायता के लिए, विचार अभिव्यक्ति भाषण लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए, फिर कह रहा है निःशुल्क शिक्षा के लिए, निःशुल्क शिक्षा के लिए उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया। किस बात के लिए, स्पष्ट है आंसर इसका, विचार अभिव्यक्ति भाषण लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। दरअसल उदारवाद यह मानता है कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास जो है वो होना चाहिए, और व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए उदारवाद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में प्रासंगिक स्वतंत्रताओं की बात करता है। जब तक स्वतंत्रता नहीं है तब तक जो है इस प्रकार का, यानी विचार की, अभिव्यक्ति की, भाषण की, लेखन की, प्रकाशन की और अन्य कार्य की स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। वह यह भी कहता है कि दरअसल राजनीतिक क्षेत्र में ये जो हमने यहां बताए हैं, इनकी स्वतंत्रता अति आवश्यक है। ठीक है, तो उदारवाद वास्तव में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की वकालत करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़िएगा आप लोग। अगर आप बहुत सोचते हैं कि बस एग्जैक्ट आंसर बता दिया जाए, इसका ये होगा, इसका ये होगा, बस ऐसे हो गया, तो ऐसा नहीं, क्योंकि आप कोशिश करिए कि एक क्वेश्चन के माध्यम से ढेर सारे क्वेश्चन निकल सकें। और जब भी किसी चीज को पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करिए, पढ़िए, उसको इन लार्ज वे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप लाइन बाय लाइन शॉर्ट टिक पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप हर चीज को रट नहीं सकते। जैसे हम एक थिंकर्स को लेते हैं तो उसको दूसरे थिंकर के साथ जोड़ देते हैं, दूसरे को अगले के साथ जोड़ देते हैं, एक की बुक को अगले के साथ जोड़ देते हैं, और एक ही को हम कई जगह पर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है। अगर आप केवल ऐसे पढ़ते हैं, नहीं इसको पढ़ लिया फिर रट लेते, इसको पढ़, कितना रटेंगे भाई आप, कितना रटेंगे? रटना तो फिर भी पड़ेगा, लेकिन रटने वाली चीज को रटिए, लेकिन अगर आप समझ करके रटेंगे ना तो ज्यादा आसान रहेगा। अगर आप इसकी पॉइंट को नहीं पकड़ पाएंगे तो आगे आपको समस्याएं आएंगी। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए इस चीज का, रटने पर नहीं बल्कि समझ करके रटने पर विश्वास करिए। थैंक यू।